हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। हम लोग आपके साथ आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाम रहेगा ट्रांसफर प्राइसिंग। प्रीवियस क्लास में मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट कंप्लीट किया था, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था। उसके अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट थे, केस स्टडी थे, वो हमने डिस्कस कर लिए थे। आज हम ट्रांसफर प्राइसिंग स्टार्ट करेंगे, जो चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिकल है, लेकिन उन क्वेश्चंस के अंदर कई बार कोई थ्योरी नोट आता है, उसको हमें लिखना पड़ता है। तो थ्योरी वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में उसके कुछ पार्ट्स आ सकते हैं। और इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर एक केस स्टडी भी प्रोवाइड कराई है, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। हम आपके साथ फॉर्मली शुरू करते हैं डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। आइएगा, देखिए टॉपिक आप देख पा रहे हैं, पेज नंबर 9.1 पे लिखा हुआ है डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग। ये होता क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको बताया जाएगा यहां पर। शुरू करने से पहले एक छोटा सा शेयर आपके साथ हो जाए। खर्च कर दिया खुद को पूरा तुम पर, खर्च कर दिया खुद को पूरा तुम पर, और तुम अब भी कहते हो हिसाब अधूरा है। आइएगा जरा, ट्रांसफर प्राइसिंग का मीनिंग क्या होता है। देखिए, ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको दो चीजों का पता होना जरूरी है, एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा प्रॉफिट सेंटर। अगर ये दो टर्म्स पता हैं तो हम इस टॉपिक को कर सकते हैं। आप देखेंगे हर क्वेश्चन के अंदर ये दो टर्म्स यूज होंगी, एक डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा प्रॉफिट सेंटर। अब इनके मीनिंग क्या होते हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रॉफिट सेंटर। देखिएगा, यहां से मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो देता हूं। देखिए, एक कंपनी है, कंपनी का भी नाम ले लेते हैं, कोको कोला। कोको कोला कंपनी है। इनका सिस्टम कैसे है देखिए, ये इनका प्लांट है, आप कह सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। यहां पे प्रोडक्शन होता है, दो चीजों का प्रोडक्शन होता है, एक बॉटल्स का और दूसरा उसमें भरे जाने वाले ड्रिंक का। यहां से इनपुट अंदर जाता है, यहां से इनपुट अंदर जाता है। और इनपुट किस चीज का इनपुट होता है? बॉटल्स को बनाने के लिए इनपुट होता है, ड्रिंक को बनाने के लिए। इधर से आउटपुट बाहर आता है, यहां से आउटपुट बाहर आता है, और आउटपुट क्या है? कोल्ड ड्रिंक। ऑब्वियसली बॉटल के अंदर ही होगी। अब थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आपको देते हैं। बॉटल को बनाने की जो कॉस्ट है वो 3 रुपए है एक बॉटल की। ड्रिंक को बनाने की जो कॉस्ट है वो 5 रुपए है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 8। और सेलिंग प्राइस 10। अगर आप इनका प्रॉफिट देखेंगे तो एक बॉटल पे इनको 2 रुपए का प्रॉफिट होता है, 10 रुपए सेलिंग प्राइस है, 3 और 5 8 रुपए टोटल कॉस्ट है। 10 में से 8 घटा देते हैं तो 2 रुपए का प्रॉफिट आता है पर बॉटल। आगे लेके चलते हैं। जो बॉटल्स की कैपेसिटी है वो 2 लाख बॉटल्स बनाने की है एक साल में, और ड्रिंक इसकी भी जो कैपेसिटी है वो इतना ड्रिंक बनाने की है कि 2 लाख बॉटल्स के अंदर भरा जा सकता है। इसका मतलब 2 लाख बॉटल की कैपेसिटी हो गई और 2 लाख ड्रिंक की। 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है एक कंप्लीट बॉटल के ऊपर। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? जो बॉटल बनाने वाले लोग हैं ना, वो 2 लाख कैपेसिटी के अकॉर्डिंग काम ही नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ 40,000 बॉटल बनाते हैं, जबकि कैपेसिटी कितनी है? 2 लाख। अब जब 40,000 बॉटल बनती हैं तो ड्रिंक भी उसी के हिसाब से बनता है,
और मार्केट में उतना ही प्रोडक्ट बाहर जाता है। जो फैक्ट्री का, जो प्लांट का मालिक है, बहुत परेशान है। वो ये देखता है कि वर्कर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, मैंने यहां पे इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी, मैंने इतने सारे लोगों को एम्प्लॉय किया, मैंने इतने बड़े बड़े प्लांट लगाए, अगर हम चाहें तो साल में 2 लाख बना सकते हैं, इतनी कैपेसिटी अचीव की जा सकती है, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, सिर्फ 40,000 बना रहे हैं। इस बात से वो बहुत परेशान है। बहुत बार उसने वर्कर को बुला के इस अपनी बात को जाहिर किया, लेकिन वर्कर कहते हैं साहब हम क्या कर सकते हैं, हम तो काम ठीक से कर ही रहे हैं, हम खाली थोड़ी बैठते हैं, हम छुट्टी थोड़ी लेते हैं। असल में सब कामचोर हो गए हैं, धीरे धीरे काम करते हैं, जानबूझ के फालतू टाइम वेस्ट करते हैं। एक तरह से उनके अंदर काम करने की इच्छा ही नहीं है। उसका कारण है उनको सैलरी तो उतनी मिलनी है, चाहे बॉटल 40,000 बने चाहे 2 लाख। और कभी कभार मालिक अगर एरोगेंट हो जाता है, गुस्सा दिखा देता है, तो वो स्ट्राइक की धमकी दे देते हैं। कह रहे बड़ी सी हमने यूनियन बना रखी है, यही धरना दे देंगे, किसी और को आप रख नहीं सकते और हमें निकाल नहीं सकते, तो जैसे चल रहा है चलता रहने दो। मालिक बहुत परेशान है, इन स्पाइट ऑफ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी पूरी तरह से यूज नहीं हो रही। अब मालिक ने सोचा कोई ना कोई उपाय तो इसका करना चाहिए। उसने डिसाइड किया कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन बना देगा और उस डिवीजन को प्रॉफिट सेंटर की तरह रिकॉग्नाइज करेगा। और जैसे ही वो ये करेगा, उसके बाद यहां पे वो ट्रांसफर प्राइसिंग का सिस्टम लेकर आएगा, इससे आउटपुट बढ़ने में मदद मिलेगी। सबसे पहली बात यह है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है। डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के कुछ हिस्से कर दो, कुछ पार्ट्स कर दो, कुछ डिपार्टमेंट बना दो, बस उसी को बोलते हैं डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। आप कहोगे ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एग्जाम्पल आपने लिखा, तो देखिएगा ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है, फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन। हमने कहा डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन बना दो, और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के बाद जो वेरियस डिवीजन है उनको रिकॉग्नाइज करो कि वो कॉस्ट सेंटर हैं, वो प्रॉफिट सेंटर है या इन्वेस्टमेंट सेंटर है, वो है क्या। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर जितने भी डिवीजन, जितने भी डिपार्टमेंट, जितने भी यूनिट्स होते हैं, उन सबको हम प्रॉफिट सेंटर ही रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये प्रॉफिट सेंटर क्या है, कॉस्ट सेंटर क्या है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको बकायदा चैप्टर नंबर 10 के अंदर देंगे, जिसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग आपको पढ़ाएंगे। बट ऐसे नहीं कि यहां कुछ नहीं बताएंगे, यहां उतना बताएंगे जितना आपको रेलिवेंट है और आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। मैं आपको बताता हूं, जैसे एक कंपनी है, उसके 3 हिस्से कर दिए गए, एक कॉस्ट सेंटर, एक प्रॉफिट सेंटर और एक इन्वेस्टमेंट सेंटर। अब ये होते क्या है, कॉस्ट सेंटर कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्रॉफिट सेंटर प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और इन्वेस्टमेंट सेंटर री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं दिल्ली में हूं, हमारे घर के पास एक हल्दीराम का दुकान है, तो वहां पे मिठाइयां, नमकीन, स्नैक्स वगैरह सब मिलते हैं। तो मैं उसके अंदर गया, तो ग्राउंड फ्लोर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काउंटर्स बने हुए हैं, कहीं पे मिठाई मिल रही है, कहीं पे स्नैक्स मिल रहे हैं, कहीं पे नमकीन मिक्सचर मिल रहा है। इस तरह से वहां पे डिफरेंट चीजें बिक रही हैं। वो जो उसका ग्राउंड फ्लोर है जहां सामान बिक रहा है वो प्रॉफिट सेंटर है। उसका कारण है वो लोग सेल कर रहे हैं और सेल करके प्रॉफिट कमा रहे हैं। फिर मैंने देखा वहां से ऊपर जाने की कुछ सीढ़ियां थी, तो मैं जब वहां जाने लगा तो मेरे को गार्ड ने रोक दिया, कहते सर ऊपर जाना अलाउड नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट के लोग जा सकते हैं। वहीं उसका मालिक खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको बोला साहब मैं आपके ऊपर का जो फ्लोर है वो देखना चाहता हूं कि वहां क्या है। तो कह रहे हैं वहां कोई सामान बिक नहीं रहा है, बेसिकली वो हमारा किचन एरिया है, पूरे फर्स्ट फ्लोर पर वहां पे सामान बनता है। तो मैंने कहा क्या एज अ कस्टमर मैं देख सकता हूं कि आप कितनी सावधानी से और कितनी शुद्धता से सामान बना रहे हो। कह रहे ठीक है मैं आपको लेके चलता हूं, आप ग्लव्स पहन लीजिए, बालों में कैप लगा लीजिए, फिर हम आपको लेके चलते हैं। मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि वो खाने के प्रति इतने कॉन्शियस हैं। मेरे को वो ऊपर लेके गए, तो मैंने देखा वहां पर कई संख्या में लोग काम कर रहे हैं, कोई मिठाई बना रहा है, कोई नमकीन बना रहा है, एकदम साफ सुथरी किचन और जगह जगह सामान रखा हुआ है, वहीं से वो लोग लेकर अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। वो जो फर्स्ट फ्लोर है ना उनका, वो जो फर्स्ट फ्लोर है वो कॉस्ट सेंटर है। उसका कारण है वहां किसी तरह का पैसा नहीं आ रहा, सिर्फ जा ही रहा है। कैसे जा रहा है, सामान बनाने में, सामान खरीदने में और वर्कर्स को पेमेंट करने में। तो एक तरह से हल्दीराम का जो फर्स्ट फ्लोर है वो कॉस्ट सेंटर हो गया। फिर उसके ऊपर सेकंड फ्लोर, मैंने मालिक को पूछा ऊपर क्या है, वो कहते हैं जी ऊपर हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, हमारे स्टाफ वहां पे बैठते हैं, इवन मैं भी ऊपर ही बैठता हूं। आज मैं नीचे देखने के लिए आया था, सुपरविजन के लिए आया था। तो मैंने कहा आपके स्टाफ में कितने लोग हैं, कह रहे 30-40 लोग हैं, कुछ सीएज हैं, कुछ एमबीएज हैं, कुछ मैं हूं और भी लोग हैं। तो मैंने कहा क्या मैं आपके स्टाफ से मिल सकता हूं, कहते वैसे तो अलाउड नहीं है, लेकिन आपसे इतनी जानकारी हो गई, चलो आपको ऊपर लेके चलते हैं। तो वहां पे गया मैं,
वहां पे मेरे को 4 सीए मिले और बाय चांस 4 में से 2 मेरे स्टूडेंट ही निकले। तो मैंने उनसे बातचीत करी, तो मैंने कहा तुम्हारा क्या काम है? कहते जी हम लोग क्या करते हैं, कंपनी का प्रॉफिट निकालते हैं, उसके बाद रिपोर्ट मैनेजमेंट को दे देते हैं, फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉफिट को कहां पे इन्वेस्ट करें। क्या हम नए प्रोडक्ट्स लेकर आए, क्या हम नए आउटलेट्स खोलें, क्या ओवरसीज में ऑपरेशन को बढ़ाएं। तो कह रहे हैं ये सारा काम यहां पर होता है। वो जो सेकंड फ्लोर है उसको इन्वेस्टमेंट सेंटर बोलते हैं। तो नीचे हो गया प्रॉफिट सेंटर, फिर हो गया कॉस्ट सेंटर और फिर हो गया इन्वेस्टमेंट सेंटर। अगर बहुत सरल भाषा में पूछना चाहो, कभी भी सड़क के किनारे जा रहे हो, जो भी दुकानें हैं जहां सामान बिक रहा है, बोलना जी प्रॉफिट सेंटर है। आपको कोई फैक्ट्री नजर आ जाए जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, बोलना जी कॉस्ट सेंटर है। कोई ऑफिस नजर आए किसी कंपनी का जहां पे अकाउंटेंट लोग बैठे हैं, अपने अकाउंट्स बना रहे हैं, प्रॉफिट्स निकाल के रिपोर्ट मैनेजमेंट को सबमिट कर रहे हैं, बोलना ये इन्वेस्टमेंट सेंटर है, क्योंकि यहां पे प्लानिंग की जाती है कि प्रॉफिट को किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। इस जगह ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर हम कॉस्ट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, प्रॉफिट सेंटर के बारे में पढ़ेंगे और बाकी डिटेल डिस्कशन चैप्टर नंबर 10 के अंदर हो गई होगा। तो यहां पर समस्या थी, कैपेसिटी पूरी तरह से यूज नहीं हो रही थी। तो मालिक ने सोचा इस कैपेसिटी को पूरी तरह से यूज करने के लिए हम यहां पर डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट सेंटर, ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह से इसको लगाया जाता है, मैं आपको बताता हूं। आइएगा थोड़ा सा आपको प्रपोज सिचुएशन में लेके चलते हैं। देखिए यहां पर ये कंपनी का प्लांट है, तो इसके ना 2 पार्टीशन कर दिए गए, बीच में स्पेस डाल दिया गया। ये पहला, इसको बोला गया बॉटलिंग डिवीजन, दूसरा ड्रिंक डिवीजन। एक हुआ बॉटलिंग और एक हुआ ड्रिंक। यहां से इनपुट अंदर जाता है, बॉटल्स बनती हैं, बॉटल्स वाले अपनी बॉटल इनको देते हैं, यहां से ड्रिंक का इनपुट अंदर जाता है और इस जगह से आउटपुट बाहर निकलता है। तो एक तरह से 2 डिवीजन बना दिए गए, एक बॉटलिंग और दूसरा ड्रिंक। अब 2 डिवीजन बनाने के बाद कंपनी के मालिक ने 2 बंदों को पकड़ा और कहा तुम इसके डिविजनल हेड हो। वो बंदे कौन है देखिए, एक का नाम रख दिया राम, मिस्टर राम, और दूसरे का रख दिया मिस्टर श्याम। तो राम और श्याम को कंपनी ने बुलाया और कहा तुम डिविजनल हेड हो, दोनों डिवीजन के तुम लोग हेड हो, तुम अपने डिवीजन के बारे में सोचोगे और इस तरह से सोचोगे कि मेरा प्रॉफिट बढ़ाने में मेरी मदद करोगे। अब मिस्टर राम को बुलाया, कहा जी तुम डिविजनल हेड हो बॉटलिंग डिवीजन के, जहां बॉटल्स बनती हैं। अब जितने भी लेबर वहां पे काम कर रहे हैं, जो भी स्टाफ काम कर रहा है, तुम उनको डायरेक्ट करोगे कि कैसे काम करें। और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं, अगर तुम्हारे डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो मैं तुमको इनाम दूंगा। अब वो इनाम तुम अपने पास भी रख सकते हो या उसका एक हिस्सा अपने वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो मोटिवेट करने के लिए। इसी तरह से मिस्टर श्याम को बोला गया तुम ड्रिंक डिवीजन के डिविजनल हेड हो, तुम वहां पे अच्छा काम करो, अगर तुम अच्छा परफॉर्म करते हो तो मैं तुमको कुछ इंसेंटिव दूंगा, वो तुम चाहो तो थोड़ा सा हिस्सा अपने स्टाफ के अंदर बांट सकते हो। अब मालिक पीछे हट गया, दोनों को डिविजनल हेड बना दिया, दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी। इससे होगा क्या, पहले मालिक को लेबर के साथ, वर्कर के साथ मुंह लगना पड़ता था, अब वो नहीं लगेगा। अब वो इन दोनों से बात करेगा और ये दोनों ही लोग आगे वर्कर से बात करके प्रोडक्शन करेंगे। इससे फायदा क्या होगा देखिए, मालिक ने मिस्टर राम को एक चीज और बोली, भाई तेरे को क्या करना है, सिर्फ अपने डिवीजन के बारे में सोचना है, किसी भी तरह से तेरे को डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ाना है। अगर डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ेगा तो ओवरऑल कंपनी का तो ऑटोमेटिक बढ़ेगा। तेरे को अपने डिवीजन के ऊपर ध्यान देना, अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। इवन अगर तू चाहे तो बॉटल बनाने के बाद तू बाहर भी बेच सकता है, जरूरी नहीं है तू इंटरनल ही ट्रांसफर उसको करे। और अगर तू इंटरनल ट्रांसफर करेगा तो फ्री में बॉटल नहीं देगा ड्रिंक वाले को, भले ही वो हमारी कंपनी का पार्ट है, तो उसको पैसों में देगा। क्यों? क्योंकि हम तेरी परफॉर्मेंस, तेरे प्रॉफिट से जज करेंगे, जितना प्रॉफिट तू कमा के देगा। बॉटल बनाने की कॉस्ट 3 रुपए की है, अब तू बॉटल बना के उसको बेच, इंटरनली बेच या तू बाहर बेच, हमें इससे मतलब नहीं है। ड्रिंक वाले को बुलाया,
भाई तू ड्रिंक बनाता है, 5 रुपए तेरी ड्रिंक बनाने की कॉस्ट आती है, उसके अलावा तेरे को बॉटल चाहिए। अब वो बॉटल तेरे को बॉटलिंग डिवीजन दे सकता है, या तू बाजारों में फिर और कहीं से बॉटल खरीद के ला और उसके अंदर ड्रिंक भर के बेच। तेरी परफॉर्मेंस प्रॉफिट के बेस पे जज की जाएगी, और साथ में जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा अकॉर्डिंगली हम तेरे को इंसेंटिव देंगे। तो हम तेरे को फुल ऑटोनॉमी दे रहे हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, और किसी भी तरह से तेरे को अपने डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ाना है, तेरे को अपना अपना सोचना है। तो दोनों के अंदर मोटिवेशन कूट कूट के भर दिया गया, और दोनों को बोला तुम्हें अपने डिवीजन के प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए काम करना है। अब दोनों साहब लग जाते हैं डिविजनल प्रॉफिट बढ़ाने के लिए। बॉटलिंग और ड्रिंक दोनों अपने स्टाफ को बुलाते हैं और कहते हैं देखिए आज से नया सिस्टम शुरू हुआ है, हम लोगों को डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। ये बॉटलिंग डिवीजन है, उसका मैं हेड हूं और तुम मेरे सिपाही हो। तुम जितना अच्छा काम करोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे, उतना हमारे डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ेगा, और मालिक मेरे को प्रॉफिट में कुछ हिस्सेदारी देगा। उसमें से 70% मैं तुमको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, या 80% तुमको डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, बाकी मैं अपने पास रखूंगा। तो अब तुम देख लो, सैलरी के साथ साथ तुम्हें इंसेंटिव मिलेगा अगर तुम अच्छा काम करते हो। तो वर्कर ने सोचा ये तो बढ़िया है, मालिक से बात भी नहीं करनी पड़ेगी, ये तो अपने में से ही निकला हुआ बंदा है और कह रहा है मैं डिविजनल हेड हूं, अगर हम प्रोडक्शन अच्छा करते हैं तो हमें इंसेंटिव मिलेगा, चलो क्यों ना हम काम तेज तेज करें। और उन लोगों ने काम तेज तेज करना शुरू कर दिया। जहां 2 लाख में से 40,000 बनाते थे, अगले ही साल उन्होंने 2 लाख में से 1.5 लाख बोतलें बनानी शुरू कर दी। अब कहीं ना कहीं उम्मीद जाग गई कि 100% कैपेसिटी भी यूज हो सकती है आने वाले 1-2 साल के अंदर। ऐसे ही सेम ड्रिंक के अंदर हुआ। तो मालिक बड़ा खुश, मालिक कहते हैं पहले 40,000 बनती थी, अब 1.5 लाख बन रही है, मेरे को तो 3-4 टाइम्स जंप मिल गया है, इससे मेरा प्रॉफिट बढ़ गया। उस बढ़े हुए प्रॉफिट में से अगर थोड़ा सा हिस्सा मेरे को देना भी पड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, एटलीस्ट मेरा ओवरऑल प्रॉफिट तो इंक्रीज हो रहा है। आप देखिए सभी खुश हैं, इन दोनों को प्रॉफिट सेंटर रिकॉग्नाइज कर दिया, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ने लगा, कैपेसिटी पूरी तरह से यूज होने लगी। यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा, जब बॉटलिंग डिवीजन बॉटल बनाएगा और उसको ट्रांसफर करेगा ड्रिंक डिवीजन को, तो वो फ्री में ट्रांसफर नहीं करेगा, उसको मालिक ने कहा है तू पैसों में ट्रांसफर करेगा, और उसी पैसे को बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। ये डिविजनल ट्रांसफर प्राइस होता है, थोड़ा इमोशनल ट्रांसफर प्राइस होता है, कई बार ये मार्केट प्राइस से कम भी रखा जाता है। तो कुल मिलाकर ट्रांसफर प्राइस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर प्राइस का मतलब होता है जब एक कंपनी का एक डिवीजन अपनी ही कंपनी के दूसरे डिवीजन डिपार्टमेंट को कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज देता है, तो वो फ्री में नहीं देता, कुछ पैसों में देता है, और उस पैसे को हम बोलते हैं ट्रांसफर प्राइस। लेकिन आप एक चीज समझिएगा, इंटरनल ट्रांसफर के अंदर जो चीजें पैसों में दी जाती हैं, वहां पे रियल या फिजिकल मनी इन्वॉल्व नहीं होती, वहां पे मनी पेपर के ऊपर इन्वॉल्व होती है। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लीजिए एक डिवीजन दूसरे डिवीजन को अपना प्रोडक्ट देता है और कहता है जी 10 रुपए यूनिट है, तो जब ये अपना प्रोडक्ट उसको देगा तो रेसिपिएंट डिवीजन 10 रुपए का नोट निकाल के इसको नहीं देगा, कहेगा ठीक है 10 रुपए, ये पेपर पे साइन कराएगा और वो साइन कर देगा। अब पहला डिवीजन जब अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाएगा तो उसमें लिखेगा सेल, या यू कैन से इंटरनल ट्रांसफर 10, और ये कॉस्ट दिखाएगा। अब मालिक ये नहीं पूछेगा ला भाई ला तूने सेल करी है 10 रुपए ला, क्योंकि मालिक समझ जाएगा ये इंटरनल ट्रांसफर है, क्योंकि मालिक समझदार है। वो ये कहेगा जब दूसरे डिपार्टमेंट ने खरीदा तो मैंने उसको खरीदने के पैसे थोड़ी दिए थे, जो मैं इससे सेल करने के पैसे मांगूंगा। तो कुल मिला के जो इंटरनल ट्रांसफर होता है वो रियल मनी के साथ नहीं होता, फिजिकल मनी के साथ नहीं होता, वो पेपर के ऊपर एक फिगर लिख देते हैं, उस पर साइन कर देते हैं, बस यही यहां पे सेल का अमाउंट माना जाता है, और इनकी परफॉर्मेंस इसी तरह से जज की जाती है। अब थोड़ा सा मैं आपको इस कॉन्सेप्ट का जो कैपेसिटी बढ़ने का कारण है वो और बताना चाहूंगा। देखिए कैसे आप लोग सीए कर रहे हैं, हमारे पास यहां दिल्ली में बहुत सारे बच्चे आते हैं फेस टू फेस क्लासेस में, जब हम यहां पे लेते हैं तो जनरली मेरे पास बिग 4 के स्टूडेंट ज्यादा आते हैं। तो उसमें से कई बार मैं कुछ बच्चों से क्लास के बाद बात करता हूं, जैसे एक लड़के से मैं लास्ट टाइम बात कर रहा था, मैंने कहा तुमने मॉर्निंग वाली क्लास लास्ट वीक जो हुई थी वो मिस कर दी थी दोनों, ऐसा क्यों? तो कह रहे सर रात को ना लेट आए थे। मैंने कहा लेट आए थे, कितना लेट? कह रहे 4 बजे। मैंने कहा वो तो सुबह हो गई, ऐसा क्यों? कह रहे क्या करें सर, काम कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है, ऑडिट चल रही है, इस वजह से ऐसा हो गया है। तो मैंने कहा इतना कितना काम कराते हैं, कोई ओवर टाइम पैसे वैसे एक्स्ट्रा देते हैं? कह रहे कहां सर, कहां सीए पैसे एक्स्ट्रा देता है, हम तो वर्क प्रेशर के अंदर दब गए। तो मैंने कहा बाकी सब स्टाफ भी होता है? कह रहे देखिए सर ऐसा है, उन्होंने बोल रखा है सुबह आने की तो कोई जल्दी नहीं है, 11 बजे तक आ जाओ, 12 बजे तक आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। तो आप समझो 9 तो रोज बसते ही बसते हैं, मिनिमम इसके ऊपर ही निकलना होता है। आपके सामने 4 बजे वापस आए घर पे पूरे हफ्ते।
तो मैंने कहा तुम्हारा जो मैनेजर है वो, कहते हैं मैनेजर तो हमारा आता है 2-3 बजे के आसपास। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा वो क्या करता है? कह रहा है वो भी वहीं रहता है। तो मैंने कहा तुम 9 बजे निकलते हो, क्या पहले निकलने की कोशिश नहीं कर सकते? कह रहा नहीं, काम ही चलता रहता है। कई बार क्या होता है शाम को 5-6 बजे काम खत्म हो जाता है, तो हम सोचते हैं चलो जल्दी निकलेंगे, 7:30-8 बजे उनको पूछने के लिए जाते हैं। उनकी आदत है जैसे ही पूछने के लिए जाओ वो एक ऐसा काम दे देते हैं जिसमें 2-3 घंटे लग ही जाते हैं, और वो देख रहे हैं हम 2 घंटे से खाली बैठे, कोई काम नहीं दिया। लेकिन जहां उनको पूछो सर आज क्या जल्दी जा सकते हैं घर, क्योंकि कुछ काम नहीं है, उसी टाइम कोई काम दे देंगे और ऐसा काम देंगे जिसमें 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो इन्हें कहा बड़ी हैरानी की बात है। वो मैनेजर कह रहा है वो भी वहीं रहते हैं। तो मैंने मजाक में पूछ लिया क्या उसका घर बार नहीं है, उसके बीवी बच्चे नहीं है क्या, वो घर नहीं जाना चाहता? कहते कहां सर, वो तो 3-3 4-4 बजे तक पड़े रहते हैं वहां पर। मैं आपको बताता हूं, असल में उस कंपनी के जो मालिक लोग हैं वो बहुत समझदार हैं। उन्होंने क्या किया, उस मैनेजर को बुलाया और कहा हम कंपनी के डिफरेंट डिविजन्स कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, कंसल्टेंसी, जीएसटी, टैक्सेशन, कंप्लायंस, कॉर्पोरेट अफेयर, ऐसे। तो जो पहला डिवीजन हम बना रहे हैं उसका हम तेरे को डिविजनल हेड बना रहे हैं, उसको हम तेरे को डिविजनल हेड बना रहे हैं। अब तेरा काम ये है, तेरे को नए नए ऑडिट्स लेकर आने हैं, तेरे को फील्ड में घूमना है, हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करना है और नए काम लेकर आना है। तेरे अंडर कुछ ग्रेजुएट्स होंगे, कुछ आर्टिकल क्लर्क होंगे और 1-2 नए नए सीए होंगे। तो कुल मिला के 25 से 30 लोगों का स्टाफ होगा, तो उनके साथ काम करेगा। तेरे को हम पूरी ऑटोनॉमी देते हैं, पूरी पावर देते हैं, किसी भी तरह से तू काम कर सकता है, बस तू हमें अपने डिवीजन का प्रॉफिट इंक्रीज करके देखा। तू ये बता महीने में तूने कितने घंटे काम करवाया, कितनी ऑडिट करी, कितना रेवेन्यू जनरेट करा, कितने नए क्लाइंट्स तू लेकर आया। तो एक तरह से मालिक ने क्या किया, उसके अंदर एक एटीट्यूड भरने की कोशिश करी, और वो एटीट्यूड का नाम क्या है, मैनेजर टाइप एटीट्यूड। उसको मैनेजर टाइप एटीट्यूड दे दिया। इससे कॉन्फिडेंस तो उसके अंदर कूट कूट के भर गया, मतलब जिसको बोलते हैं ना बूस्ट, बूस्ट हो गया। वो कहता है जी मालिक ने मेरे को हेड बना दिया, अब मैं कभी भी आऊं कभी भी जाऊं कोई मतलब नहीं, मेरा काम क्या है, जो मेरे स्टाफ है उनसे मेरे को बेहतरीन काम करवाना है। वो सुबह निकलता है, 2-3 बजे तक क्लाइंट से मिलता है, काम नए लाने की कोशिश करता है और उसके बाद दबा के स्टाफ से काम कराता है। लेकिन आपको बताता हूं, वो भी वहीं पड़ा रहता है। उसको अपने डिवीजन का जो प्रॉफिट होता है उसमें से थोड़ा बहुत हिस्सा मिलता होगा, 2-3%, लेकिन वो आगे पास ऑन नहीं करता, तभी उसके जो आर्टिकल्स हैं वो वहां पे गालियां देते हैं उसको। अब वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड आ गया, वो मैनेजर, वो उस डिवीजन का अपने आप को मालिक समझने लगा है। अब आप सोचिए जो कंपनी के पार्टनर्स लोग हैं वो तो बहुत समझदार है। पार्टनर्स तो वहां पे आते ही नहीं, वो तो कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं या दूसरी कंट्री में विजिट करते हैं, बिजनेस बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और यहां अपने मोहरे को बिठा दिया और कहा तेरे को 2-3% प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे। मात्र थोड़ा सा हिस्सा देने के बाद वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम कर रहा है। यही होता है साहब प्रॉफिट सेंटर। प्रॉफिट सेंटर के अंदर हम एक को पकड़ते हैं, मुर्गा बनाते हैं और कहते हैं तू रिस्पॉन्सिबल है, कैसे भी करके तेरे को डिवीजन का प्रॉफिट बढ़ाना है। सो कुल मिला के ये प्रॉफिट सेंटर का कॉन्सेप्ट हुआ। जब हम ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर आना चाहते हैं तो हम ऑर्गेनाइजेशन को डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन और ट्रांसफर प्राइसिंग कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आते हैं। आइए मैं आपको इसी एग्जांपल के अंदर कुछ बेसिक फैक्ट्स और बताता हूं, देखिएगा जरा। यहां पर आपको मैंने थोड़ी देर पहले बोला जो बॉटल बनाने की कॉस्ट है वो 3 रुपए है और जो ड्रिंक की कॉस्ट है वो 5 है। अब इसने बॉटल बनाई तो ये दूसरे डिपार्टमेंट को कहता है साहब बॉटल तो बना ली है लेकिन मैं आपको फ्री में नहीं दूंगा, मैं 5 रुपए में दूंगा। ऐसा राम शाम को बोलता है। तो शाम कहता है अगर तू मेरे को 5 रुपए में बॉटल देगा तो 5 और 5 मेरी कॉस्ट तो 10 रुपए हो गई। अब 10 में आगे बेचूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। ऐसे थोड़ी होता है, मेरी परफॉर्मेंस तो खराब जा रही है। तो नेगोशिएशंस होती हैं, बैठ के बातचीत होती है। तो राम कहते हैं देखिए ऐसा है, मैं 4.5 रुपए से कम में तो दे ही नहीं सकता, अब आपकी मर्जी है, देख लो। अगर 4.5 में दूंगा तो मेरे को 1.5 रुपए बचता है, तो मेरे को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है और आप अब देख लो क्या करोगे। तो शाम ने सोचा 4.5 में बॉटल आएगी, 5 रुपए में ड्रिंक भरूंगा, 9.5 और 10 में बाहर बेचूंगा तो मेरे को तो 50 पैसे मिले। मालिक कहेगा ये डिवीजन तो ज्यादा अच्छा काम ही नहीं कर रहा। नहीं नहीं ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मैं नहीं लेता, तू मेरे को 3 रुपए में दे दे, 3.5 में दे दे। वो कह रहा है ऐसे कैसे दे दूं, मैं कोई पगला थोड़ी हूं। तो दोनों में बहस होती है, कोई बात बन नहीं पाती। तो अल्टीमेटली बॉटलिंग डिवीजन क्या करता है, कह रहा है मालिक ने ऑटोनॉमी तो दे दी, जरूरी थोड़ी है इंटरनल ट्रांसफर करना। वो इस बॉटल को बाहर बेच देता है, आउटसाइड सेल कर देता है। और आउटसाइड सेल कितने में करता है, 4.5 में। आउटसाइड सेल 4.5 में कर देता है। अब देखिए उसने कंपनी को कितने प्रॉफिट कमा के दिए, 1.5 रुपए एक बॉटल पे।
4.5 में बेचकर आया, 3 रुपए कॉस्ट प्राइस। और मिस्टर श्याम भी बाहर निकल जाता है, खूब जद्दोजहद करने के बाद बाजार में कोई ना कोई ऐसा मैन्युफैक्चर ढूंढ लेता है जो उसको 4 रुपए में बॉटल देने को तैयार है, और वो बॉटल को खरीद के लेकर आता है 4 रुपए में। इसकी टोटल कॉस्ट हो गई 9, सेलिंग प्राइस आपको कंप्लीट प्रोडक्ट का 10 पता है, प्रॉफिट कितना 1। इससे हुआ क्या, 1.5 रुपए बॉटलिंग वाले ने कमाया, 1 रुपए ड्रिंक वाले ने कमाया, टोटल प्रॉफिट कितना 2.5 रुपए। अब जब तक ये कॉन्सेप्ट नहीं आया था, जब तक ऑटोनॉमी नहीं दी थी, डेलीगेशन नहीं करा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग नहीं आई थी, तब तक आप देख सकते हैं प्रॉफिट कितना हो रहा था 2 रुपए। मालिक खुशम खुश, वो कह रहा है 2 रुपए के जगह 2.5 रुपए मेरे को एक यूनिट से मिल रहे हैं, साथ में पहले 40,000 यूनिट बिकते थे, अब 1.5 लाख से ऊपर यूनिट बिक रहे हैं, तो मेरे को तो फायदा है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर प्राइसिंग। तो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर क्या होता है, हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के डिवीजन बना देते हैं, उनको प्रॉफिट सेंटर की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं और उनको बोलते हैं तुम अपने डिवीजन के प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम उसके लिए कुछ भी काम कर सकते हो। हम उनको ऑटोनॉमी, डेलीगेशन सब चीजें देते हैं और कहते हैं कैसे भी करके अपने डिवीजन के प्रॉफिट को ऊपर लेके जाओ। इसके लिए हम उनको आउटसोर्सिंग और इंटरनल ट्रांसफर दोनों ऑप्शंस के बारे में बता देते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था, आई होप आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। हम थोड़ा सा थ्योरीज के बारे में लिखेंगे और थ्योरी लिखने के बाद हम डायरेक्टली इसके प्रैक्टिकल पर आएंगे। बेहद शानदार क्वेश्चन होते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग में, आप सोचिएगा, सोचने का बहुत मौका मिलता है, दिमाग खुलता है और नए नए एवेन्यूज हमारे सामने आते हैं। आप जब क्वालिफाई करके आगे जाएंगे तो ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो है ये भी एक फील्ड माना जाता है, लेकिन ये ट्रांसफर प्राइसिंग टैक्सेशन का ट्रांसफर प्राइसिंग है, उससे डिफरेंट है। उसके अंदर आप ये वाला ट्रांसफर प्राइसिंग भी पढ़ेंगे और जो इनकम टैक्स का होता है जिसमें आप आर्म्स लेंथ प्राइस पढ़ते हैं, वो भी ट्रांसफर प्राइस इन्वॉल्व होता है। आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट। देखिएगा जरा, पहले थोड़ा सा इसका मीनिंग और ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं, फिर आपको डायरेक्टली हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के ऊपर लेके चलेंगे। अगर आपने स्टार्टिंग का पोर्शन कुछ देखना है तो मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखा देता हूं। देखिएगा, यहां से आप देख सकते हैं स्टार्टिंग का पोर्शन एक बार। आई होप आपने देख लिया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं, देखिएगा थ्योरी लिखेंगे। मीनिंग ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, देखिए इट इज अ प्राइस charged by, it is a price charged by one department, division, unit of an organization from another department oblique unit oblique division of same organization for product supplied oblique services rendered, for product supplied oblique services rendered। अब देखिए, कुछ मल्टी ग्रुप्स होते हैं, जैसे टाटा कंपनी है, उसके काफी सारे टाटा ग्रुप की काफी सारी कंपनीज हैं। एक है टाटा मोटर और एक टीसीएस। अब टाटा मोटर्स हेवी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, टीसीएस सॉफ्टवेयर के अंदर है। अब मान लीजिए टाटा मोटर्स को कुछ सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है तो वो टीसीएस को बोलेगा। अब ये भी ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर ही आएगा, क्योंकि एक ही ग्रुप की डिफरेंट कंपनीज आपस में डील कर रही हैं, तो यहाँ पे जो पैसे का लेन देन होगा वो पेपर के ऊपर होता है।
वो टाटा मोटर्स की कॉस्ट बनेगी और टीसीएस का रेवेन्यू बनेगा। तो हमने लिखा इट इज अ प्राइस चार्ज बाय वन डिपार्टमेंट डिवीजन यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अनदर डिपार्टमेंट डिवीजन यूनिट ऑफ सेम ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्ट सप्लाइड ऑब्लिक सर्विसेज रेंडर्ड। ट्रांसफर प्राइस create revenue for transferring division नहीं मैंने गलत बोल दिया, रेसिपिएंट होना चाहिए, फॉर रेसिपिएंट रेसिपिएंट डिवीजन ट्रांसफरिंग ये आएगा फॉर ट्रांसफरिंग डिवीजन एंड कॉस्ट फॉर रेसिपिएंट डिवीजन। तो ये रेवेन्यू बनता है देने वाले के और लेने वाले के लिए बनता है कॉस्ट। इन ट्रांसफर प्राइसिंग actual money is not involved. It is used on paper for profit कंप्यूटेशन। तो पेपर पे यूज होता है प्रॉफिट वगैरह को निकालने के लिए। अब आपको आगे लेके चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स बताएंगे इसके क्या होते हैं, देखिएगा। ऑब्जेक्टिव और ट्रांसफर प्राइसिंग मतलब किन ऑब्जेक्टिव से हम इसको लेकर आते हैं, आइएगा। तीन हमारे बेसिक ऑब्जेक्ट होते हैं। पहला, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है ट्रांसफर प्राइसिंग को लाने का। अब इसका क्या मतलब है देखिएगा, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। इन ट्रांसफर प्राइसिंग divisional organization is created headed by divisional manager. They try to achieve full capacity with support of junior staff with support of junior staff. They work in best interest of company due to autonomy oblique delegation of authority। वो कंपनी के बेस्ट इंटरेस्ट में काम करते हैं। इन ट्रांसफर प्राइसिंग डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन इज क्रिएटेड
headed by divisional manager. They try to achieve full capacity with support of junior staff. They work in best interest of company due to autonomy and delegation of authority. Second क्या है? Second is profit maximization. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इसके अंदर क्या आता है देखिए, जितने भी डिवीजन है उनको प्रॉफिट सेंटर रिकॉग्नाइज कर दिया। अब वो जब प्रॉफिट को बढ़ाएंगे तो ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिट तो अपने आप बढ़ेगा। ऑल डिविजन्स आर recognized as profit center with full responsibility and also allowed to do outsourcing. When each division increases profit of their division, overall profit goes up. जब सभी लोग प्रॉफिट को बढ़ाएंगे तो कंपनी का प्रॉफिट तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा ना। लास्ट utilization of scarce resources। हर डिवीजन अपना प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा है। अब कंपनी के मालिक को पता है कि कौन सा डिवीजन कितना प्रॉफिट दे रहा है, उसको अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करना है। जैसे कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, कुछ मशीन खरीदी है, तो वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि उसको कहां लगाना चाहिए। अब देखिए जैसे बॉटलिंग डिवीजन है वो अपना अलग प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा है, ड्रिंक डिवीजन अपना अलग प्रॉफिट स्टेटमेंट बना रहा है, तो उसको देख के हम जज कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा ज्यादा प्रॉफिटेबल है। अकॉर्डिंगली हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखिए it's now become easy to identify potential oblique profit making division। Management can easily identify and take decision relating to investment of limited resources in profitable manner। ऐसे मैं आपको पूरा स्क्रीन करके दिखाता हूं, आप
इसका थ्योरी बड़े आराम से देख सकते हैं। पहले ट्रांसफर प्राइसिंग की डेफिनेशन दिखा देता हूं और उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आपको लेके चलूंगा। देखिएगा जरा, फुल स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। हाँ जी, आई होप आपने इसको कर लिया होगा। अब मैं आपको आगे लेके चलूंगा और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम आपके साथ इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। आपको बड़ा इंटरेस्ट आएगा, बहुत आनंद आएगा इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए। मैं आपको लेके चलता हूं यहां पर। पेज नंबर 9.4 पे आपको लेकर आया हूं अपनी ही बुक के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1, ये हमने ट्रांसफर प्राइसिंग को कुछ पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। हमने सबसे ऊपर लिखा है टाइप 1, कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस व्हेन रिसोर्सेज आर इन शॉर्ट सप्लाई। यहां पर हमने आपको बोला है हम ट्रांसफर प्राइस निकालेंगे जब रिसोर्सेज शॉर्ट सप्लाई में होते हैं। इसका मतलब हमारे पास कोई ना कोई चीज कम है, लिमिटेड है। तो इस सिनेरियो में हम अपने प्रोडक्ट का प्राइस क्या मांगेंगे जब इंटरनल ट्रांसफर करेंगे। आइए क्वेश्चन आपको पूरा समझाते हैं, इसके बाद आगे लेके चलेंगे। देखिएगा, पेज 9.4 पे क्वेश्चन नंबर 1, डिवीजन ए इज अ प्रॉफिट सेंटर। देखिए, जैसे ही आपने सवाल शुरू करा डिवीजन वर्ड आ गया, मतलब यहां डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन है और उसका नाम है डिवीजन ए। वो प्रॉफिट सेंटर है। प्रॉफिट सेंटर का मतलब एक तरह से ये लोग प्रॉफिट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। विच प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट एक्स वाई जेड, 3 तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है एक्स वाई जेड। ईच डिवीजन हैज एन एक्सटर्नल मार्केट। ईच प्रोडक्ट, और तीनों की बाहर मार्केट है। हम लोगों को एक्सटर्नल मार्केट प्राइस दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, और साथ में लेबर आवर्स रिक्वायर्ड इन डिवीजन ए गिवन है। प्रोडक्ट वाई कैन बी ट्रांसफर टू डिवीजन बी बट मैक्सिमम क्वांटिटी माइट बी रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर इज 300 यूनिट ऑफ वाई। जो प्रोडक्ट वाई है वो डिवीजन बी को चाहिए और मैक्सिमम 300 चाहिए। एक्सटर्नल मार्केट सेल्स आर, बाहर की कुछ सेल्स दे रखी है। इंस्टेड ऑफ रिसीविंग ट्रांसफर ऑफ प्रोडक्ट वाई फ्रॉम डिवीजन ए, डिवीजन बी कुड बाय similar product from similar product in open market at slightly cheaper price 45 per unit. What should be the transfer price for each unit of for 300 y if total labor hours available is 3800 और 5600? आपको बताना है ट्रांसफर प्राइस अगर डिवीजन ए डिवीजन बी को 300 वाई ट्रांसफर करें। मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूं, तब तक एक बार आप इस क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। जैसे आपका पढ़ के हो जाएगा हम आपको आगे लेके चलेंगे इसके सोल्यूशन की तरफ। सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, आप इसको देख सकते हैं।
आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा। अब मेरे को आगे लेके चलना चाहिए आपको इस सवाल के आंसर के साथ। मैंने तो देखा था बस एक नजर के लिए, क्या खबर थी रग रग में बस जाओगे तुम। आइएगा जरा, मैं आपको आगे लेके चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन को कराते हुए मैं कुछ कहानी सी बनाऊंगा। आपको वो चीजें यहां पे गिवन ज्यादा होंगी नहीं, बट स्टिल ये समझाने का तरीका रहेगा। आप समझते रहिएगा और मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। सॉल्यूशन 1। मैं आपको एडवाइस करूंगा, जो ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चंस होते हैं उसमें अगर आप एक फोटो बना लें, पिक्चर बना लें, समरी चार्ट बना लें तो बेहतरीन रहता है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस बड़े होते हैं। आप क्या करते हैं, 1-1.5 पेज तक क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, तो पढ़ते भी रहिए, कुछ समरी भी बनाते रहिए, वो ज्यादा अच्छा है। कैसे, मैं आपको यहां जो रेलिवेंट चीजें बताता हूं। देखिए, इस कंपनी के अंदर 2 डिवीजन है, एक ए और एक बी। देयर आर 2 डिवीजन, एक ए डिवीजन है, एक बी डिवीजन है। ठीक है, देखिएगा जरा। डिवीजन ए ये 3 प्रोडक्ट बनाता है, XYZ। ठीक। अब इन तीनों डिवीजन की एक्सटर्नल मार्केट है, मतलब तीनों बाहर बिकते हैं। लेकिन जो वाई है ना, वो ये मांग रहा है, कह रहा है मेरे को दे दो। कितना? 300। 300। और साथ में अकड़ भी दिखा रहा है, कह रहा है अगर नहीं दोगे तो मैं बाहर से खरीद लूंगा एट स्लाइटली चीपर प्राइस। 45 में, 45 कहता है स्लाइटली चीपर प्राइस, मैं 45 में बाहर से खरीद लूंगा। ये चीपर वर्ड पता है क्यों यूज किया गया है? क्योंकि देने वाला डिवीजन कहता है अगर देखा जाए तो इसका बाहर प्राइस 46 है। अब वो कह रहा है तू दे दे तो दे दे, वरना बाहर से खरीद लूंगा चीपर प्राइस पे। हो सकता है कोई भाई बंधु हो, कोई जानकार हो इसका, इस वजह से चीपर वर्ड यूज किया गया है। तो क्वेश्चन कहता है अगर डिवीजन ए बी को 300 वाई दे तो क्या प्राइस वो रखेगा, क्या ट्रांसफर प्राइस रखेगा, ये हम लोगों को बताना है। बस दिक्कत ये है, डिवीजन ए के पास जो लेबर आवर्स हैं वो 3800 अवेलेबल है, इससे ज्यादा लेबर आवर्स नहीं है। 2 पार्ट्स है, एक में 38 है और एक में 56 है। तो प्राइस पूछा है कि क्या प्राइस ये लगाएगा, ये सवाल है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैं एक स्टोरी बनाते हुए आपको सवाल कराऊंगा, आप जरा मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा और आपको समझ आ जाएगा कि कैसे ट्रांसफर प्राइस निकाला जाता है। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिवीजन बी डिवीजन ए के पास आता है और कह रहा है 300 वाई मेरे को चाहिए। डिवीजन ए कहता है ठीक है थोड़ी देर में बात करूंगा, अभी तो मैं बिजी हूं। इन द मीन टाइम डिवीजन ए पता है क्या करेगा, सबसे पहले पता लगाएगा मेरे 3 प्रोडक्ट हैं XYZ, उसमें से बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सा है, शानदार प्रोडक्ट कौन सा है, क्योंकि पहले मैं उसको बेच के प्रॉफिट कमाना चाहूंगा, उसके बाद आगे बातचीत करूंगा। तो वो ये पता लगाना चाहेगा कि उसके सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन से हैं। आइए शुरू करते हैं फॉर्मल इसका आंसर। स्टेटमेंट शोइंग बेनिफिट पर यूनिट। स्टेटमेंट शोइंग बेनिफिट पर यूनिट। हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, एक्स, वाई और जेड, ये 3 प्रोडक्ट हैं। अब इन तीनों प्रोडक्ट का हम लोगों को एक्सटर्नल मार्केट प्राइस दे रखा है। अब वो एक्सटर्नल मार्केट प्राइस कितना है देखते हैं। 48, 46, 40, 48, 46, 40, ये एक्सटर्नल मार्केट प्राइस है। हमें वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है, हमें वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है 33, 24, 28, 33, 24,
28, 33, 24, 28 ये वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है। अब जैसे हम माइनस करेंगे तो उसको बोलते हैं बेनिफिट पर यूनिट। 15, 22 और 12। अब जब मैं बेनिफिट लिखता हूं तो थोड़ा आपके मन में एक अलग ख्याल आता है, ये कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं है? हमने तो सीखा था ये कंट्रीब्यूशन होता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कंट्रीब्यूशन होता है। अगर आप कंट्रीब्यूशन भी लिखेंगे ना तब भी आपका हमारा आंसर बिल्कुल सेम आएगा। लेकिन ये शब्द हैं जो अब आपको ध्यान देने पड़ेंगे। आप प्रोफेशनल कोर्स के अंदर हैं, इन छोटे छोटे शब्दों का मीनिंग होता है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैंने बेनिफिट क्यों लिखा है। देखिए, मान लीजिए मैंने अपने घर में एक केक बनाया, पाइनएप्पल केक बनाया। उस पाइनएप्पल केक को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सामान इकट्ठा किया। वो सारा सामान इकट्ठा किया, साथ में मैंने एक मान लीजिए एम्प्लॉय को भी रख लिया, एक बंदे को रख लिया, वो केक बनाएगा, मैं सुपरवाइज करता रहूंगा, उसके सिर पे खड़ा रहूंगा, बोलता रहूंगा ऐसे ऐसे बनाना है। तो उस 1 किलो के केक को बनाने के लिए मेरा जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट लगा वो 300 रुपए लगा। अब जब केक बन गया तो मैंने घर में सबको बुला लिया, मैंने कहा आओ जी केक खाएंगे। तो सब लोग आके टेबल पे बैठ गए। मैंने कहा नहीं नहीं, एक काम करते हैं, अभी नहीं खाएंगे, आप एक काम करो, सब वापस आओ 1 घंटे के बाद। अब बड़े हैरान, कह रहे पहले बुला लिया, अब कह रहे 1 घंटे बाद आओ। मैंने क्या किया, उस केक को एक बॉक्स में पैक किया और एक बढ़िया सी बेकरी हमारे पास है उसके पास गया। मैंने कहा भाई साहब, हमने केक बनाया है, हम ये जानना चाहते हैं अगर ये केक हम आपको बना के डेली बेसिस पे बेचें तो आप ये हमसे कितने में खरीदेंगे? तो उसने कहा दिखाओ केक। हमने देखा है, कह रहा बहुत शानदार केक बनाया है, आप मान के चलिए 500 रुपए हम आपको इस केक के दे देंगे। कह रहे दे रहे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, मैं नहीं दे रहा, मैं तो लेके जा रहा हूं घर। और मैं उस केक को वापस घर ले आया। 1 घंटे के बाद सब लोग टेबल पे आके बैठे। सबसे पहले मैंने अपनी तड़ी दिखाई। मैंने कहा देखो ऐसा है, ये जो केक है बाजार से लेने जाओगे तो 500 रुपए से कम नहीं मिलेगा, और मैंने 300 में बना दिया। इसका मतलब मेरी मेहनत ने 200 रुपए बचा लिए। इसको बोलते हैं बेनिफिट, इसको बोलते हैं बेनिफिट। बेनिफिट का क्या मतलब होता है, हम वेरिएबल कॉस्ट को आउटसाइड मार्केट प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं और हम ये दिखाना चाहते हैं हम घर बना के कितना रुपए बचाते हैं, हमें कितना फायदा होता है। लेकिन मान लो इस केक को मैं उस दुकान वाले को बेच आता, मैंने कहा ले ले यार, तू ले ले 500 में, ला पैसे दे, और मैं घर आके बोलता देखो जी 200 रुपए कमा के लेकर आया हूं, तो ये कंट्रीब्यूशन होता। जब हम वेरिएबल कॉस्ट को सेलिंग प्राइस से कंपेयर करते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन कहलाता है। एक तरह से पहले वाले केस में वेरिएबल कॉस्ट और एक्सटर्नल मार्केट प्राइस का डिफरेंस था, और दूसरे वाले केस में सेल प्राइस वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस था। एक को बेनिफिट, एक को कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। यहां पे भी यही बात है, हमें वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है और साथ में एक्सटर्नल मार्केट प्राइस दे रखा है। जैसे एक्स की तरफ देखो, एक्स को बनाने में हमारे 33 रुपए लगते हैं, लेकिन बाहर का प्राइस कितना है 48। अब देखिए 33 रुपए लगते हैं, बाहर 48। इस प्रोडक्ट को हम घर बना के क्या तीर मार रहे हैं? तीर ये मार रहे हैं 15 रुपए बचा रहे हैं। वाई को बना के क्या कर रहे हैं? वाई को बना के 22 रुपए बचा रहे हैं, और जेड को बना के 12 रुपए बचा रहे हैं। अब आप बताइए सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट कौन सा है? देख के कोई भी बच्चा कहता है सर वाई बेहतरीन प्रोडक्ट है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसा नहीं है। आपने नो डाउट वाई में 22 रुपए बचाए, लेकिन यह भी तो हो सकता है आपने उसमें समय ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, आपने समय उसमें ज्यादा इन्वेस्ट किया हो, तो समय के हिसाब से बताया जाता है। मैं आपको बताता हूं हमें टाइम कितना लगता है। 342 ये दे रखा है लेबर आवर्स पर यूनिट इन डिवीजन ए। मैं इसको वहां पे लेके चलता हूं, देखिएगा जरा इस जगह। मैं ये पता लगाना चाहता हूं लेबर आवर्स पर यूनिट कितने हैं। 3, 4, 2। इसका क्या मतलब है? लेबर आवर्स पर यूनिट हमें दे रखा है 3, 4 एंड 2। 3, 4 एंड 2। अब समझिएगा, अगर आप अपने कीमती 3 घंटे प्रोडक्ट एक्स में लगाते हैं तो एक्स बन के तैयार है और वो बाजार से 15 रुपए सस्ता पड़ता है। 3 घंटे लगा के आपने 15 रुपए बचा लिए। वाई के अंदर आपने 4 घंटे लगा के 22 रुपए बचा लिए, और जेड में मात्र 2 घंटे लगाए और आपको जो सस्ती चीज पड़ी वो 12 रुपए सस्ती पड़ी, 12 रुपए आपने बचा लिए। तो 1 घंटे में आप बताइए कितना बेनिफिट आपको मिल रहा है, बेनिफिट पर आवर। यहां पे 15/3 5, 22/4 5.5, 12/2 6। मेरे को रैंकिंग करनी है, मेरे को यह बताना है बेहतरीन फायदा किस में है।
तो मेरी रैंकिंग ये कहती है सबसे ज्यादा फायदा इसमें है, फिर इस नंबर पर है, और फिर इस पर है। मेरे को सबसे ज्यादा फायदा किस में हो रहा है? जेड में, और फिर किस में हो रहा है? वाई में, और फिर एक्स में। अब मैं सबसे पहले जेड बनाना चाहूंगा, उसके बाद वाई, और उसके बाद एक्स। ये कैलकुलेशन मैंने कर ली। थोड़ी देर के बाद डिवीजन बी का मैनेजर दोबारा मेरे पास आ गया, कहते जी मैंने आपको कहा था 300 वाई आप मेरे को दे दो, बताओ क्या पैसे लोगे। तो मैंने कहा देख ऐसा है, मेरे पास सबसे बड़ी तंगी, सबसे बड़ी कमी लेबर आवर्स की है। मेरे पास 3800 घंटे अवेलेबल हैं, 3800 घंटे। तो 3800 घंटे मेरे पास अवेलेबल है, मेरे बाहर के भी कस्टमर है, मेरे को उनको भी सप्लाई करना है। पहले मैं चेक कर लूं कि मेरे पास इनफैक्ट लेबर आवर्स कम है कि ज्यादा है। कह रहा है आपको बाहर कितना बेचना है? मैंने कहा दिखा देता हूं। मेरे प्रोडक्ट की बाहर एक्स की डिमांड है 800, वाई की 500 और जेड की 300। 800, 500, 300 इतना मेरे को बाहर बेचना है। तो पहले मैं बाहर की मार्केट फुलफिल करूंगा, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन कर लूं कि मेरे को कितने आवर्स की रिक्वायरमेंट है, और मेरे पास जो अवेलेबल है वो 3800 है। आइए आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेटमेंट बनाएंगे। डिटर्मिनेशन ऑफ लेबर आवर्स फॉर एक्सटर्नल सेल्स। कितने लेबर आवर्स चाहिए? एक्स, वाई, जेड। एक्स वाई जेड। एक्सटर्नल सेल्स की क्वांटिटी कितनी है? 800, 500, 300। आर्स पर यूनिट 342। आर्स रिक्वायर्ड 2400, 2600। टोटल कितना आ गया? 5000। आर्स अवेलेबल 3800। अब देखिए क्या हुआ, डिवीजन भी दोबारा आ गया, कह रहा है मेरे को 300 वाई दे रहे हो। मैंने कहा देख ऐसा है, मैं तेरे को दे ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है। मेरी लेबर 3800 घंटे काम कर सकती है और मेरे को रिक्वायर्ड 5000 है। पहले अपनी रिक्वायरमेंट पूरा करूंगा, उसके बाद जो समय बचेगा उसके लिए, उसके अंदर तेरा काम करूंगा। तो मैं तो बाहर के लोगों को ही सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा, तो तेरे को कैसे बना के दूं? डिवीजन बी कहता है तुम तो बहुत बिजी हो। मैंने कहा देख ले, हम तो बहुत बिजी हैं, 3800 घंटे अवेलेबल हैं, और जो काम है वो 5000 घंटे का है, वो काम 5000 घंटे का है। तो वो मेरे को पूछता है फिर आप कैसे मैनेज करते हो 3800 आवर्स के अंदर 5000 घंटों का काम? मैंने कहा देख ऐसा है, जो बन सकता है बना लेते हैं, जो नहीं बनता उसको फिर बाहर से खरीद के दे देते हैं, भले ही प्रॉफिट ना हो। कह रहा है बन सकता है बना लेते हैं, इसका क्या मतलब है? मैंने कहा मैं 3800 घंटों को डिप्लॉय जो करता हूं, सबसे पहले प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट पे करता हूं, फिर नेक्स्ट प्रॉफिटेबल, और लास्ट में लीस्ट प्रॉफिटेबल। कहते हैं कैसे कैसे करते हो? मैंने कहा आओ मैं बताता हूं कि मैं कैसे डिप्लॉय करता हूं अपने अवेलेबल आवर्स को। हम यहां पर आपको बना के दिखाएंगे प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स यहां पे मैंने लिखा प्रोडक्ट्स, उसके बाद यूनिट्स, और लास्ट में लेबर आवर्स। प्रोडक्ट्स में ऑर्डर वही लिखेंगे जो रैंकिंग के अंदर आया था। सबसे पहले जेड, उसके बाद वाई, और उसके बाद एक्स। जो टोटल लेबर आवर्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं 3800। तो मैंने यानी कि डिवीजन ए ने डिवीजन बी को बोला पहले मैं 600 यूनिट बनाता हूं जेड के,
और उसको बनाने में इतना टाइम लग जाता है। अब मैं बनाता हूं y, और y के कितने बनाता हूं? 500 यूनिट्स, और 500 को बनाने में मेरे 2000 घंटे लग जाते हैं। अब जो टाइम बचता है वो देखते हैं कितना बचता है, तो एक बार चेक करते हैं। 3800 में ये माइनस कर दिया तो हमारे पास 600 घंटे बच गए। नहीं, मैंने पहले 300 लेना चाहिए था, मैंने 600 लिख दिया। ये क्वांटिटी 300 है, 300 300, तो 600 2000 1200 घंटे बच गए। अब 1200 घंटों से जितना x बनता है उतना बना लेते हैं। एक x के लिए 3 यूनिट चाहिए, 400। तो मैं उसको ये बताना चाहता हूं, देख भाई ऐसा है, मैं प्रेजेंटली जो x है वो कम बना पा रहा हूं, जो x है वो कम बना पा रहा हूं। मेरे x की आउटसाइड डिमांड 800 है, मेरे x की आउटसाइड डिमांड 800 है, और मैं 400 बना पा रहा हूं। y और z मैं पूरा पूरा बना के बाहर बेच देता हूं। अब देख, मैं बाहर के कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तू बार बार बोल रहा है मेरे को दे दे, तो मैं तेरे को कैसे दे सकता हूं ये मेरे को बता दे, मैं इतना कैपेबल ही नहीं हूं देने के लिए। तो डिवीजन बी कहता है, चल एक बात बता, तू मेरा तो 2 मिनट छोड़, फिर तू करता मैनेज कैसे है? तू बाहर कस्टमर को 400 ए ही देता है। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं एक समझदार बिजनेसमैन हूं। कह रहा इसका मतलब? मैंने कहा मैं पता है क्या करता हूं, आउटसाइड डिमांड ए की 800 है। कह रहा ठीक है, आउटसाइड डिमांड ए की 800 है, मैं 400 घर बनाता हूं और 400 बाजार से खरीद के लाता हूं और उसको कस्टमर के थैले में रख देता हूं, और कस्टमर जब मांगने आता है तो कहता हूं लो जी 800 ले लो। तो मेरे को डिवीजन बी वाला कहता है इससे तेरे को फायदा क्या होता है? मैंने कहा कोई फायदा नहीं होता, बाजार के रेट से खरीदता हूं और उसी रेट पे बेच देता हूं। बस कस्टमर के अंदर ये फीलिंग नहीं आने देता कि मेरे पास सामान नहीं है। मैं उसको वो सारी क्वांटिटी देता हूं जो वो मांगता है, पहले बना के देख लेता हूं, जो कम पड़ता है वो खरीद के दे देता हूं। तो कह रहे ऐसा कर क्यों रहा है? तो एज अ मैनेजर ऑफ डिवीजन ए मैंने उसको बोला ये बात 2 दिन पुरानी है, मेरे को एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया, तो मैं एक मेडिकल स्टोर पे गया, मैंने कहा ये 5 तरह की दवाइयां हैं, ये आप मेरे को दे दो। तो मेडिकल स्टोर वाले ने क्या किया, अपनी अलमारियां खोली और उसमें से दवाइयों के डब्बे निकाले, फिर पत्ते निकाले, और उसने 10 मिनट के बाद मेरे को बोला 2 और 4 नंबर की दवाई नहीं है। उस टाइम मेरे को बड़ी खुंदक चढ़ी, मैंने कहा यार इसके पास अगर दवाई थी नहीं तो पहले ही बोल देता ना, इतनी छानाछुनी करी उसने, मेरा समय बर्बाद किया। अब मैं वहां से निकला और थोड़ी दूर पे एक दूसरा मेडिकल स्टोर था, वहां गया, उसने झटपट वो दवाई दे दी। मैंने ये चीज दिमाग में बिठा ली, आगे से उसके पास नहीं जाऊंगा क्योंकि उसके पास चीजें कम मिलती है, डायरेक्टली इसके पास आया करूंगा। आप देखिएगा पहले वाले दुकान का बिजनेस खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इसने पूरी क्वांटिटी सप्लाई नहीं करी। अगर वो समझदार होता तो पता क्या करता, उसके पास 3 तरह की मेडिसिन थी, 2 नहीं थी, उसको तभी इशारा करना चाहिए था अपने सेल्समैन को। सेल्समैन क्या करता, फटाफट दुकान से बाहर निकलता और बगल की जो दुकानें बनी हुई हैं वहां पे जाके वो दवाइयां लाकर कस्टमर के लिफाफे में डाल देता और कहता ये लो जी। भले ही वो बगल की दुकानों से मार्केट प्राइस पे लाके कस्टमर को मार्केट प्राइस पे दे रहे हैं, लेकिन कस्टमर के मन में ये कभी फीलिंग नहीं आएगी कि मैं इस दुकान पे बेकार चढ़ा, मेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। इससे आपका फ्यूचर बिजनेस जो है वो अफेक्ट नहीं होता। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, डिवीजन ए यही बात डिवीजन बी को समझा रहा है। देख ऐसा है, मेरे को 800 ए बाहर देने होते हैं, लेकिन मैं 400 बना पाता हूं, तो मैं 400 बना के 400 लाके रख देता हूं और कस्टमर को दे देता हूं। अब इस बात पे डिवीजन बी का जवाब सुनिएगा, क्या मजेदार उसने बात बोली। डिवीजन बी कहता है यार तू बाहर से 400 खरीद रहा है, तो एक काम कर, तू और खरीद ले, तू और खरीद ले, तू बाहर से और खरीद ले, मेरे 300 तू यहीं बना ले। डिवीजन ए का जवाब सुनिएगा। डिवीजन ए कहता है पगला हो गया है, बावला है क्या? मैं कोई बेवकूफ थोड़ी हूं। तेरे को पता है एक घर में कितने में बनता है? एक घर में बनता है 33 रुपए में, और बाजार से मैं 48 में लेकर आता हूं, महंगा लाता हूं। तूने तो 2 मिनट में बोल दिया
कि जा और खरीद ले, मेरे लिए घर में बना ले। मैं और खरीदने में अपना नुकसान क्यों करूंगा? मैं कोई पगला थोड़ी हूं। 33 रुपए की चीज मैं 48 में क्यों खरीद के लाऊंगा? ये मेरे को बता दे, मैं ऐसा क्यों करूंगा तेरे चक्कर में? तो डिवीजन बी पता है क्या बोला? कर ले कोई बात नहीं, कर ले कोई बात नहीं, जो भी तेरा नुकसान हो मेरे को बता, मेरे से भर ले, कम से कम अपना मुंह तो खोल, कितने पैसे लेगा? डिवीजन ए ने सोचा ये तो पीछे ही पड़ गया, तो एक काम करता हूं, इसको प्राइस कोट करता हूं 300 Y का। और कैसे कोट करता हूं? जो बनाने में पैसे लगेंगे वो, और जो इसकी वजह से मेरे को नुकसान होगा वो भी ऐड कर दूंगा, और उसके बाद कहूंगा ये ले, ये प्राइस है, इतना मेरे को दे दे। तो डिवीजन बी कहता है ठीक है तू निकाल के दिखा। आइए अब हम प्राइस निकालते हैं डिवीजन बी के कहने पर। और कैसे निकालेंगे, कनेक्ट कीजिएगा जरा अब से। यहां पर कंप्यूटेशन ऑफ ट्रांसफर प्राइस ऑफ $300 यूनिट ऑफ वाई, 300 यूनिट्स ऑफ वाई। सबसे पहले लेबरर्स रिक्वायर्ड फॉर 300 Y। कितना टाइम चाहिए आपको? क्या पता है 1 Y को बनाने में कितना समय लगता है? यस, हमें पता है 1 Y को बनाने में 4 घंटे लगते हैं। तो 300 Y के लिए कितने घंटे हो गए? 1200। अब 1200 घंटे हमें चाहिए। 1200 घंटे हम कहां से निकालें? हमारे आर्स के जो एलोकेशंस हैं, डिप्लॉयमेंट है, वो ये है। आप मेरे को बताओ 1200 घंटे मेरे को निकालने हैं, मैं किस प्रोडक्ट से निकालूं? एक्स से, वाई से या जेड से? तो एक्स से निकालेंगे क्योंकि एक्स लीस्ट प्रॉफिटेबल है, एक्स से 1200 घंटे निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर 2000 घंटे निकालने हो तो कहां से निकालेंगे? एक स्टूडेंट ने एक बार जवाब दिया था वाई से निकाल लो। मैंने कहा क्यों? कह रहे पूरम पट। मैंने कहा पूरम पट छोड़, वहां 2000 घंटे लग रहे, 2000 वाई से निकाल लेगा, ऐसे थोड़ी होता है। पहले घटिया प्रोडक्ट से निकाल, एक्स से 1200 एक्स से निकाल और 800 वाई से निकाल, ऐसे होगा 1200 और 800। कहता है मान लीजिए अगर आपको 3500 घंटे निकालने हो, तो मैंने कहा पहले एक्स से निकालेंगे, फिर वाई से, और जो कम पड़ गए वो जेड से। खैर यहां पर हमें 1200 घंटों की रिक्वायरमेंट है, हम पूरे के पूरे 1200 घंटे कहां से निकाल लेंगे? एक्स से निकाल लेंगे। तो देखिएगा लेबर आवर्स रिक्वायर्ड 1200 टू बी विड्रॉन फ्रॉम प्रोडक्ट एक्स। एक्स से विड्रॉ करेंगे। आइए कैलकुलेशन शुरू करते हैं अब से। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 Y। एक वाई की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? क्वेश्चन में देखते हैं एक वाई की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है। 24 रुपए। 24 रुपए। हम 300 Y बनाने जा रहे हैं, तो 300 Y की वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई? 300 इंटू 24, 7200। बेनिफिट लॉस्ट फ्रॉम एक्स बाय विड्रॉइंग आर्स। हम एक्स से आर विड्रॉ करेंगे तो बेनिफिट लॉस्ट कितना होगा? बेनिफिट लॉस्ट कितना होगा आइए बताते हैं। एक्स आपको बताना चाहता हूं, एक्स में 1 घंटे का बेनिफिट कितना है? 5। एक्स में 1 घंटे का बेनिफिट कितना है? 5। अब वो बेनिफिट विड्रॉ हो जाएगा। हम कितने घंटे निकाल रहे हैं? 1200। 1200 इंटू 5, 1200 इंटू 5 6000। टोटल 13200। ट्रांसफर प्राइस पर यूनिट 13200 को डिवाइड कर दो, 13200 को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से। कितनी क्वांटिटी है? 300। ₹44 पर यूनिट।
मैं आपको बताना चाहता हूं ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है, कम से कम ये मिनिमम ट्रांसफर प्राइस है, इतने में हम उसको दे सकते हैं, इससे कम में हम देना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हमने निकाला 44 रुपए। मेरे को ऐसा लगता है ये मिनिमम प्राइस है, शायद ये डिवीजन बी को एक्सेप्टेबल हो, क्योंकि उसने शुरू में कहा था अगर तू नहीं देगा तो मैं चीप प्राइस पे खरीद लूंगा, कितने में 45। तो आप खुद सोच सकते हैं वो 45 में लेकर आएगा, मेरा मिनिमम प्राइस 44 है, तो कहीं ना कहीं बात बन सकती है, क्यों ना 44 से थोड़ा ऊपर दे दें, 44 रुपए 50 पैसे, 44 रुपए 60 पैसे, हम भी कमा लेंगे और वो भी पीछे नहीं हटेगा। लेकिन ये सब हमें यहां बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें चौधरी बनने के लिए नहीं बोला, उसने कहा प्राइस निकाल दो, प्राइस निकाल दिया। क्वेश्चन कहता है जरा आपने कमेंट्स दो, तो हम पता है क्या बोलते हैं, मिनिमम प्राइस 44 है, इसने इससे कम में एक कभी भी नहीं देना चाहेगा, इतने में अगर वो देता है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसके ऊपर अगर वो देता है तो 2 पैसे कमा लेगा एक्स्ट्रा। बी को भी हमें लगता है इसके ऊपर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बाहर से उसको 45 में मिल रहा है, अगर थोड़ा सा 44 से ये ऊपर बढ़े और 45 से वो कम आए तो बीच में बात बन सकती है, दोनों को फायदा होगा, विन विन सिचुएशन कहलाएगी। इसमें इसको कुछ फायदा होगा, उसको वो चीज सस्ती पड़ेगी। लेकिन ये सब हम बोले क्यों, हमसे पूछा थोड़ी गया, हमसे तो बोला गया ट्रांसफर प्राइस बताइए, तो हमने बता दिया मिनिमम प्राइस इज 44। मैं आपको यहां पे कंक्लूजन देना चाहता हूं। कंक्लूजन क्या देना चाहता हूं, देखिएगा जरा, मैं कंक्लूजन आपको क्या देना चाहता हूं। मान लीजिए 44 रुपए प्राइस एक्सेप्ट हो जाता है, ऐसा मान लेते हैं, मैं आपको अगर चाहो तो यहां लिख के दिखाता हूं। मान लो 44 रुपीस एक्सेप्ट हो जाता है, तो अब क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले हम XYZ बनाते थे, पहले उसमें X बनाते थे 400 और Y कितना बनाते थे 500 और Z 300। अब X तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसके सारे आर्स हमने विड्रॉ कर लिए। ये 500 के साथ 300 बनेगा और ये 300 बनेगा। तो चेंज क्या हुआ मैं दिखाना चाहता हूं, चेंज क्या हुआ, ये चेंज हुआ, 400x की बजाय 300y बनाने लगे। और फाइनल कंक्लूजन अगर मैं आपको दूं तो ये बोल सकता हूं एट 44 कंपनी सेम प्रॉफिट कमाएगी। या तो 400x बना लो, या आप 300y 44 में दे दो, सेम प्रॉफिट होगा। अगर आप 1-2 रुपए एक्स्ट्रा, एक आध पैसा एक्स्ट्रा में प्राइस फिक्स कर देते हो तो आपको कुछ फालतू कमाने को मिल सकता है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कराता हूं, जो बेहद सिंपल है, उसमें हमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड पार्ट क्या है, वो कह रहा है 5600 घंटे अवेलेबल है, 5600। अब इसके अंदर सिनेरियो क्या बनेगा मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, इस जगह सिनेरियो क्या बनेगा। 5600 आवर्स अवेलेबल हैं, 5600 आवर्स अवेलेबल हैं, जबकि डिवीजन ए को आउटसाइड सेल के लिए कितने आवर्स चाहिए 5000। इसका मतलब वो पूरी आउटसाइड सेल कर सकता है और उसके बाद भी उसको 600 घंटे बचते हैं। तभी दौड़ा दौड़ा डिवीजन बी वाला आता है, कह रहे मेरे लिए 300y बना दे। तो हम उसको कहेंगे भाई 300y बनाने के लिए मेरे को 1200 घंटे चाहिए, मेरे पास सिर्फ 600 घंटे अवेलेबल है, इससे ज्यादा नहीं है, और मैं खाली बैठा हूं, 600 घंटे में मैं कर सकता हूं और तेरे से उसकी अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं लूंगा। तो कह रहा है भाई बनाएगा कैसे, चाहिए तो 1200 घंटे। तो मैंने उसको बोला बता, कह रहा तू कहीं से भी निकाल ले, मैं खामियाजा भुगतने को तैयार हूं। तो ऐसे में हम जो आर्स विड्रॉ करेंगे प्रोडक्ट एक्स से, वो सिर्फ 600 घंटे विड्रॉ करेंगे और उसी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम यहां पे दिखाएंगे। एक तरह से मान के चल रहे हैं, हम चोरी चकारी में भरोसा नहीं रख रहे। अगर हमारे पास फ्री समय है तो हम इंटरनल ट्रांसफर करते हुए
उसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे, और फ्री समय नहीं है तो उसकी अपॉर्चुनिटी ऑब्वियसली ऐड करना चाहेंगे। आइए मैं आपको सेकंड पार्ट का आंसर लिखवा देता हूं। यह क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था, यानी कि ए पार्ट, तो इसके साथ मैंने लिखा ए। अब मैं आपको इसी के पैरेलल एक बी पार्ट करके दिखा देता हूं, देखिएगा। बी, कंप्यूटेशन ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टीपी ऑफ 300 यूनिट्स ऑफ वाई। वाई के 300 यूनिट का टीपी निकालना है। देखिएगा जरा, आवर्स रिक्वायर्ड 1200, सरप्लस आवर्स अवेलेबल 600, शॉर्ट 600, टू बी विड्रॉन फ्रॉम एक्स 600, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 300 वाई प्लस बेनिफिट लॉस्ट ऑफ एक्स, टोटल कितना हुआ? 10,200 टीपी ₹34 पर यूनिट। हम 600 घंटे ही विड्रॉ करेंगे, हम 600 घंटे ही विड्रॉ करेंगे वहां से, और 1 घंटे का कितना? ₹5 कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 600 हमारे पास अवेलेबल है। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब मैं आपको यहां पर इसका एक शॉर्टकट तरीका बता देता हूं, शॉर्टकट इन द सेंस एक वे बता देता हूं। देखिए, टीपी when resources are in short supply, variable cost plus opportunity cost to the extent hours withdrawn, variable cost in making the product to be transferred। इस तरह से निकाला जाता है, वेरिएबल कॉस्ट इन मेकिंग द प्रोडक्ट टू बी ट्रांसफर्ड प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द टोटल अमाउंट। मैं आपको बता देता हूं इसमें हमने करा क्या था एक बार शुरू से। सबसे पहले डिवीजन बी हमारे पास आया, कह रहा है 300 वाई दे दो, तो हमने उसको बोला तेरे को 300 वाई चाहिए ना, सबसे पहले तो हम अपने घर में ये निकालेंगे कि हमारे लिए कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है और कौन सा नहीं है। तो ये जजमेंट बेनिफिट के हिसाब से नहीं होगी, बेनिफिट पर आर के हिसाब से होगी। उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमारे पास आर्स कितने अवेलेबल हैं और हमें जरूरत कितने की है। उसके बाद हम प्रोडक्ट मिक्स बनाएंगे, ये चेक करेंगे कि हम अपने आर्स का डिप्लॉयमेंट कैसे करते हैं। फिर हम तेरे से बातचीत करेंगे कि तेरे को कितना चाहिए, उसमें कितने आवर्स लगेंगे, कहां से वो विड्रॉ करें, अकॉर्डिंगली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐड करते हुए तेरे से प्राइस मांगेंगे।
आइए आप इस क्वेश्चन को थोड़ा मेमोराइज कर लीजिए, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊंगा। आप अपना टाइम ले सकते हैं क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे पास 3 से 4 क्वेश्चंस हैं, एक आपके स्टडी मैट का भी है। तो जब तक यहां क्लैरिटी ज्यादा नहीं आएगी आगे बढ़ना मुश्किल रहेगा। पहला पहला सवाल है ट्रांसफर प्राइसिंग का, मैं आपको फुल स्क्रीन करके दे रहा हूं। क्वेश्चन भी दिखा देते हैं साथ में, ऐसा कर लेते हैं। अभी इतना दिखाते हैं, मैं स्क्रीन चेंज कर दूंगा कुछ टाइम के बाद। आपने नोट्स अपडेट करने हैं तो कर सकते हैं यहां से। आई होप आप इसको समझ रहे हैं, इसको देख रहे हैं और अप्लाई कर पाएंगे। आइए अगर आपका देख के हो गया तो आगे लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप इसको थोड़ा सेल्फ प्रैक्टिस करना चाहें तो आप कर सकते हैं मेरे साथ साथ। यहां पर लिखा है कंपनीज ऑर्गेनाइज इनटू 2 डिवीजन नेमली ए एंड बी। देखिए दोबारा से डिवीजन आ गए और 2 डिवीजन है ए और बी। प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट के एल एम, और 3 प्रोडक्ट बनाते हैं, एक का नाम के, एक का नाम एल, एक का नाम एम। डेटा पर यूनिट आर, पर यूनिट डेटा हमें दे रखा है के एल एम। मार्केट प्राइस है 120, 115, 100। यहां पे भी मार्केट प्राइस दे रखा है। वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं, मैक्सिमम सेल्स पोटेंशियल दे रखा है, बाहर के बाजार में कितना सेल कर सकते हैं वो गिवन है। डिवीजन बी हैज अ डिमांड ऑफ 600 यूनिट ऑफ एल फॉर इट्स यूज। बी 600 एल मांगता है। डिवीजन ए कैन नॉट सप्लाई द रिक्वायरमेंट, वो कहता है मैं सप्लाई नहीं कर सकता हूं, कुछ समय की पाबंदी होगी। डिवीजन बी कैन बाय द सिमिलर
प्रोडक्ट फ्रॉम मार्केट 112, बी कहता है अगर तू नहीं देगा तो मैं 112 में खरीद सकता हूं। व्हाट शुड बी द ट्रांसफर प्राइस फॉर 600 यूनिट ऑफ एल फॉर डिवीजन बी इफ टोटल लेबर आवर्स अवेलेबल रिस्ट्रिक्टेड टू 15,000। अगर टोटल लेबर आवर 15,000 है तो क्या प्राइस होना चाहिए इसका बताना है। सबसे पहले बेनिफिट पर यूनिट निकाला जाएगा, बेनिफिट पर आर निकाला जाएगा, अपने आउटसाइड सेल के लिए लेबर आवर्स रिक्वायर्ड कितने हैं वो देखे जाएंगे, अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट मिक्स बना के फिर टीपी निकाला जाएगा। अगर आप चाहें तो 2-1 मिनट का टाइम ले सकते हैं, फास्ट फॉरवर्ड के अंदर कैलकुलेशंस करके देख लीजिए, फिर मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा इस सवाल को करवाने के लिए। आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, तब तक एक छोटा सा शेर बोल देते हैं आपके लिए। आंखों में जो तेरी मैंने खुद को पाया है तो दिल को मेरे बहुत सुकून आया है। करिएगा जरा आप इसको। आइए मैं कनेक्ट करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इसका सॉल्यूशन अब आपके साथ करेंगे। आइए सबसे पहले बेनिफिट पर यूनिट निकालते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं अब आपके साथ सॉल्यूशन नंबर 2। देखिएगा जरा। सॉल्यूशन 2, कंप्यूटेशन ऑफ बेनिफिट पर यूनिट। हम बेनिफिट पर यूनिट निकाल रहे हैं। दो डिवीजन है ए और बी, प्रोडक्ट के नाम है के एल एम। तीनों प्रोडक्ट लिख देते हैं पहले। के एल एम। सबसे पहले एक्सटर्नल मार्केट प्राइस। एक्सटर्नल मार्केट प्राइस कितना दे रखा है? 120, 115 और 100। 120, 115 और 100। वेरिएबल कॉस्ट कितनी गिवन है? 84, 60, 70। 84, 60, 70। यहां से बेनिफिट पर यूनिट आता है। बेनिफिट पर यूनिट 120 में से 84 माइनस किया 36,
115 माइनस 60 55, 100 माइनस 70 30। आर्स कितने लग रहे हैं वो देखते हैं। 453 4 5 3। बेनिफिट पर आर निकालते हैं। 36/4 9, 55/5 11 और 30/3 10। अगर रैंकिंग की जाए 1 2 3, ये रैंकिंग हो गई। एक बार आप यहां तक चीजों को रिटेन कर सकते हैं, उसके बाद आगे लेके चलेंगे। देखिएगा जरा, यहां तक बेनिफिट पर यूनिट आ गया। अब निकालते हैं आर्स कितने चाहिए आउटसाइड सेल के लिए। देखिएगा, आर्स रिक्वायर्ड फॉर आउटसाइड सेल्स। प्रोडक्ट के नाम है के एल एम। क्वांटिटी कितनी चाहिए? 1600 1600 1600 1600। आर्स पर यूनिट कितने चाहिए? 453 453। आर्स रिक्वायर्ड कितना? 64 5000 1800। टोटल 13200। जबकि आर्स अवेलेबल कितना है? 15000। हमारे पास 1800 घंटे स्पेयर ऑलरेडी हैं। हम बाहर के कस्टमर्स को मीट करने के लिए 13200 घंटे चाहते हैं, जबकि हमारे पास 15000 है। इस क्वेश्चन में मैं प्रोडक्ट मिक्स नहीं बनाऊंगा। आप समझिएगा क्यों। प्रोडक्ट मिक्स वहां बनाते हैं जहां पे आर्स की रिक्वायरमेंट अवेलेबल से ज्यादा होती है। तो वहां पे हम देखते हैं कि किस प्रोडक्ट को शॉर्ट बना रहे हैं। यहां वो सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शॉर्ट कुछ भी नहीं बन रहा। एक नोट लिखवा देते हैं। नोट, हेयर प्रोडक्ट मिक्स won't be calculated because none of product is being produced in less quantity than demanded। ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रोडक्ट मिक्स तब बनाते हैं जब प्रोडक्ट मिक्स तब बनाते हैं जब आर्स रिक्वायर्ड
ज्यादा होते हैं अवेलेबल से, जब आर रिक्वायर्ड ज्यादा होते हैं अवेलेबल से। क्वेश्चन ने कहा ट्रांसफर प्राइस बताओ 600 एल के लिए, एक एल में 5 घंटे लग रहे हैं, तो 600 का प्राइस बताना है। आइए कंप्यूटेशन ऑफ टीपी ऑफ 600 एल, ऑफ 600 एल। आर्स रिक्वायर्ड 600 इंटू 5 3000, सरप्लस अवेलेबल हमारे पास 15,000 में से 13,200 यूज्ड हैं, सरप्लस अवेलेबल 1800, स्टिल शॉर्ट 1200, टू बी विड्रॉन कहां से विड्रॉ करेंगे? टू बी विड्रॉन देखिएगा, रैंकिंग करी थी, के से विड्रॉ करेंगे, के से, के को थर्ड रैंकिंग आ रही है, और के में आप देखिएगा जो रैंकिंग है वो थर्ड है, जो रैंकिंग है वो थर्ड है के अंदर, और इसके अंदर हम आर्स कितने दे रहे हैं? 6400, तो बड़ी आसानी से 1200 घंटे निकाले जा सकते हैं। और एक घंटे का कंट्रीब्यूशन कितना है? 9, एक घंटे का कंट्रीब्यूशन है 9। आइएगा टू बी विड्रॉन फ्रॉम के, अब मेन आंसर लिखने जा रहे हैं। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 600 एल बेनिफिट लॉस्ट बाय withdrawing hours from K 1200 इंटू 9, ट्रांसफर प्राइस आ गया 600, क्वांटिटी 600, ट्रांसफर प्राइस आ गया 78। देखिएगा 78, हम 78 में ट्रांसफर करेंगे, 78 इज द ट्रांसफर प्राइस, 78 इज द ट्रांसफर प्राइस। पूरा स्क्रीन करके दिखाता हूं, देखिएगा यहां से। सोल्यूशन 2 थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, 2 बार में दिखा देते हैं। पहले इसको देख लें, तरीका वही है, बेनिफिट निकाला है पर यूनिट, आर्स रिक्वायर्ड, यहां पे बाय चांस आर्स ज्यादा अवेलेबल हैं, पहले इसको देख लें फिर इसका सेकंड पार्ट दिखा देंगे।